Hello dear students, welcome to one short video lecture series of the subject botany। उम्मीद है आप लोगों की नीट 2025 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग वन शॉट लेक्चर सीरीज लेके आए थे, उसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डेवलपमेंट चैप्टर को फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। इस पार्ट में हम मेनली फोकस करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स पे, ग्रोथ हार्मोन्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उनके सोर्स, उनके स्ट्रक्चर और डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। इसके अलावा हम कवर करेंगे हेटेरोफाइली, डेवलपमेंटल भी, एनवायरमेंटल भी। तो बेसिक फोकस हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, इनसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सेकंड पार्ट है चैप्टर का डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। अब इस टर्म से सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि प्लांट सेल्स के बारे में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि प्लांट सेल्स हैव this capacity known as totipotency. Totipotency means total potential. Total potential of what? Produce whole plant body. Produce a whole plant body. कहां से प्रोड्यूस करना है? From a single cell. ठीक है, अच्छा, एनाटॉमी चैप्टर हमने पढ़ा था। एनाटॉमी चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स में अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, टिश्यूज होती हैं। ठीक है, उसमें से मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, उनमें जो सेल्स है उनमें डिवीजन कैपेबिलिटी होती है। गॉट इट? अच्छा, दे कैन डिवाइड फ्रीक्वेंटली, दे डिवाइड रैपिडली। वंस दे स्टॉप डिवाइडिंग दे आर नोन एज परमानेंट सेल्स। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, उसी बात को यहां रिलेट करेंगे कि मेरिस्टेम, मेरिस्टेम सेल्स, इनमें डिवीजन की एबिलिटी है। डिवीजन एबिलिटी, यस, वाई, है ना? अच्छा, मेरिस्टेम अगर प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बना है, दैट मीन्स इट इज प्राइमरी टाइप ऑफ मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करते 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 एक समय अगर कोई ऐसा आया कि जितनी रिक्वायर्ड सेल्स की नंबर थी उतना हो चुका है सेल्स का नंबर, अब उनके साइज में इंक्रीज होने की बारी है, डिवाइड करना रोकना है, देन दैट टिश्यू बिकम्स परमानेंट। तो मेरिस्टेम से हमको मिलेगा परमानेंट। मतलब क्या हुआ कि अब ये डिवाइड नहीं करेगी, डिवीजन की एबिलिटी नहीं है। ठीक है, डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी परमानेंट। ओके, फिर क्या होगा? अगर आने वाले समय में प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है, इफ द प्लांट डिसाइड्स टू डू सेकेंडरी ग्रोथ, देन व्हाट हैपेंस? परमानेंट टिश्यूज, especially parenchyma type of permanent tissues, they can revert back this thing, this event. That means permanent cells do not have the ability to divide, but somehow they manage to regain their ability of division. They can again become meristematic. ये वाली जो प्रोसेस है जिसमें प्राइमरी परमानेंट सेल से सेकेंडरी मेरिस्टेम टाइप की सेल्स बन जाती है, इसमें क्या हुआ? डिवीजन एबिलिटी फिर से आ गई। गॉट इट? फिर क्या हुआ? अब ये मेरिस्टेम बना है। मेरिस्टेम अगर प्लांट ने बना लिया है किसी टिश्यू को, तो उससे कोई ना कोई ऑर्गन प्रोड्यूस होने वाला है, कोई ना कोई टिश्यू प्रोड्यूस होने वाला है, चाहे वो जाइलम हो चाहे वो फ्लोएम हो, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इस टाइप के टिश्यूज कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होंगे। एक बार जब वो बन गए, अब उसको फिर से सेल के डिवीजन की एबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर किसकी रिक्वायरमेंट है? कि हम सेल के बायोकेमिस्ट्री में चेंज कर लें, फिजियोलॉजी में चेंज कर लें, इसकी वजह से स्ट्रक्चर में चेंज होगा, स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो फंक्शन में चेंज होगा। अब ये चीज हमेशा से हमने प्लांट में कहा है कि किसी भी टिश्यू की पोजीशन क्या है प्लांट में, दैट विल डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर, and structure will define which function, which type of function that particular tissue will perform. पोजीशन डिसाइड करेगी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा फंक्शन। उसके हिसाब से ये फिर से अब क्या हो जाएंगे? परमानेंट हो जाएंगे। अब परमानेंट हो गए मान लो,
जो टिश्यू बनाना था, सेकेंडरी ग्रोथ करना था, कर लिया, फिर से डिवीजन की एबिलिटी चली गई। अब यहां हमने देखा कि डिवीजन की एबिलिटी पहले थी, फिर चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। अब इसमें इस प्रोसेस को बेसिकली कौन सी प्रोसेस, पहली वाली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट हो गई है सेल, किससे, मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंशिएट होके हो चुकी है परमानेंट। स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया, डिवीजन की एबिलिटी चली गई, सेल वॉल अब मोटी होगी, सेल का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो स्टेबल रहेगा, जो भी सब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के प्रॉपर्टीज हैं वो परमानेंट की तरफ मुड़ने लगे। ये प्रोसेस हो गई डिफरेंशिएशन। अगर वापस से डिवीजन की एबिलिटी आ गई है, दैट मींस दिस स्टेट हैज रिवर्स्ड इटसेल्फ, सो दिस विल बी कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। और फिर से जब डिफरेंशिएट हो चुकी है सेल, now it has attained its permanent structure and is performing its function, specific function, then it can be called as redifferentiation। डिफरेंशिएशन दोबारा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन हुआ, पहली बार यहां हुआ, फिर डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा, फिर उसके बाद वो फिर से डिफरेंशिएट होगी। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा डी डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएट होना रीडिफरेंशिएशन। ये बेसिक प्रोसेस है। प्लांट में प्राइमरी प्लांट बॉडी इससे बनती है, फिर प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जब होना होती है तब ये प्रोसेस चलाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो टिश्यूज बन गई उसके बाद वो परमानेंट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देनी होती है बच्चों, क्या कि एक जाइगोट जब प्लांट का बना था, आप इसको एनिमल के टर्म्स में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए था, और डीएनए में क्या थे, जीन थे। ठीक है, ये सब कहानी हमें मालूम है। अब जब ये सेल डिवाइड कर करके, बार बार डिवाइड करके कुछ अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाने लगती है, फाइनली एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनता है सीड के अंदर, सीड होता है जर्मिनेट, जर्मिनेट होने के बाद बन जाता है हमारा एक प्लांट। तो इसमें रूट शूट अलग अलग बनते हैं। ठीक है, रूट में कुछ और जीन्स एक्सप्रेस हो रही होती हैं, शूट में कुछ और जीन्स एक्सप्रेस हो रही होती है, होती सभी जीन्स होती है सेल के पास में एट ए टाइम, सारी जीन्स प्रेजेंट होती है, बट फॉर द सेक ऑफ स्पेशल फंक्शंस सम जीन्स आर स्विच्ड ऑफ एंड सम जीन्स आर स्विच्ड ऑन। कुछ जीन्स काम कर रही होती हैं और कुछ जीन्स का काम रोका हुआ रहता है। एज स्पेसिफिक हो सकता है, रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक हो सकता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग ऐसे इवेंट स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर एनवायरमेंट बेस्ड हो सकता है। धूप कम निकली, ज्यादा निकली, गर्मी आ रही है, ठंडी आ रही है, बारिश पड़ रही है, इन सब चीजों का असर प्लांट्स पे ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में होता है। हम देखते हैं कि प्लांट्स में कभी कभी सीजन आया, फ्लावरिंग सीजन आया, फिर फ्रूटिंग सीजन आया, अलग अलग सीजन का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। कुछ स्पीशीज प्लांट की किसी खास सीजन में ही फ्लावरिंग करती हैं, कुछ का ऐसा फ्रूटिंग को लेकर है, कुछ का ऐसा सीड फॉर्मेशन को लेकर के। वाई? all those parameters such as biotic and abiotic both are affecting the plant growth and development। ठीक है, कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, तो सीधी बात है एनवायरमेंट इंपैक्ट करेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे। ये बात आप लीजिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से, बायोटिक, एबायोटिक। इनमें से स्पेशली अभी मैं एबायोटिक की बात कर रहा हूं, कौन कौन से हैं, तो बोले कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, O2 CO2 की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, लाइट की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे काम करती हैं, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल चेंजेस आते हैं। चेंजेस किसमें, प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज में।
दिस इज द सम ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, हर जीन हर सेल के न्यूक्लियस में पाई जाएगी, पर सम जीन्स आर स्विच्ड ऑफ एंड सम जीन्स आर स्विच्ड ऑन। स्विच ऑफ एंड ऑन एज पर प्लांट्स रिक्वायरमेंट, ये बात ध्यान रखनी होती है। आइए एनसीईआरटी क्या कहता है इसको देख लेते हैं। हाँ, सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये दोनों क्या है, मेरिस्टेम है। भाई मेरिस्टेम है, इसका मतलब डिवीजन की एबिलिटी है, गॉट इट। हाँ, मेरिस्टेम है मतलब क्या, डिफरेंशिएशन की एबिलिटी है। डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, तो सेल्स क्या हो जाएंगी, डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाएंगी। क्यों, व्हाई, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस प्रोसेस लीडिंग टू मैच्योरेशन इज नोन एज डिफरेंशिएशन, गॉट इट। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स में होंगे कुछ चेंजेस, कैसे, स्ट्रक्चरल चेंजेस। कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस, सेल वॉल में होंगे, प्रोटोप्लाज्म में होंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ट्रेकेरियल एलिमेंट बनाना है, ट्रेकीड का पार्ट होता है ट्रेकेरियल एलिमेंट, तो उसको बनाने के लिए सेल्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं चाहिए क्योंकि वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट नहीं चाहिए, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इलास्टिक सेल वॉल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वो वाटर कंडक्शन का प्रेशर झेल सके, ठीक है। लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल चाहिए ताकि वाटर को लंबी दूरी तक ले जाया जा सके एक्सट्रीम टेंशन में। तो इस तरह से और भी स्ट्रक्चर हैं प्लांट्स के अंदर जो कि डिफरेंशिएशन के इफेक्ट से बनते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना। अब यहाँ रीडिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है। लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल में अगर डिवीजन की एबिलिटी चली गई थी तो वो वापस रिगेन कर सकता है उस एबिलिटी को किसी स्पेशल कंडीशन में। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, कौन कौन से, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, किससे बने थे, फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल से। एनाटॉमी चैप्टर पढ़ाते समय हमने ये बात कही थी कि अगर कोई भी टिश्यू बनना होता है प्लांट में, अगर परमानेंट से मेरिस्टेम बना के वो टिश्यू बनना है तो परमानेंट कौन सा होगा, परमानेंट तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा में ही एबिलिटी है कि वो डी डिफरेंशिएट हो सकती है, बाकी दोनों में बहुत कम चांसेस है क्योंकि उनका सेल वॉल इतना मोटा हो चुका होता है, उनका स्ट्रक्चर लगभग परमानेंट जैसा हो चुका होता है, इसलिए हम उनको परमानेंट कहते भी हैं। इट कैनॉट बी रिवर्टेड बैक टू मेरिस्टेमेटिक स्टेट, सो मोस्टली पेरेन्काइमेटस सेल्स कैन रिवर्ट बैक टू देयर मेरिस्टेमेटिक स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर फिर से डिवाइड करने लग जाएं और डिवाइड करने के बाद स्ट्रक्चर बना लें, बनाने के बाद अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड वंस अगेन बट मैच्योर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। कुछ एग्जाम्पल यहां पर बताने हैं आपको, तो एनाटॉमी चैप्टर से अगर आप रिलेट करेंगे तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम में भी कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों क्या है, सेकेंडरी टाइप के मेरिस्टेम है। किससे बने, तो पेरेन्काइमा से बने हैं, ठीक है। तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ट्यूमर को हम डिफरेंशिएट कहें, डी डिफरेंशिएट कहें, रीडिफरेंशिएट कहें, तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ट्यूमर में क्या है, ट्यूमर में डिवीजन की एबिलिटी है। हमारी सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी नॉर्मली नहीं होती है टिश्यूज में, जहां होती, जिन ऑर्गन्स में होती है सिर्फ उन तक लिमिटेड रहती है। पर यदि किसी ऑर्गन में कैंसर हुआ है तो वहां पर वहां के टिश्यूज में, सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी फिर से आ जाती है। कुछ इसी तरह की प्रोसेस है। क्या इसको टोटिपोटेंट कहें कि प्लूरिपोटेंट कहें? तो हाँ, एनिमल सेल्स के लिए कहा जाता है कि दे आर प्लूरिपोटेंट इन नेचर। अच्छा, कैंसर टिश्यूज कोई और टिश्यू बना सकती है क्या, कैंसर सेल्स कोई और टिश्यू बना सकती है क्या, ट्यूमर बना सकता है क्या? नहीं, ट्यूमर ट्यूमर ही बनाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन में अगर आप सेल्स को डिवाइड करना चाहोगे तो दैट इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम हार्मोन्स का यूज करते ही हैं, ऑक्सिन साइटोकाइनिन के रेशियो से रूटिंग और शूटिंग करवाते हैं। क्या है ये, पहले आप पेरेन्काइमा सेल्स लेते हो, पेरेन्काइमा से कैलस बनाते हो, मतलब उसमें डिवीजन की एबिलिटी आई, डी डिफरेंशिएशन किया ये आपने, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो अब देखो कुल मिला के बात आ रही है कहां पे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। चले पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
आओ ये एग्जाम्पल जरूर देख लेना। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पोजिशन अवे फ्रॉम द, अब जैसे ये रूट था, एक रूट में ये एपिकल पोर्शन है, यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। जो यहां पर हैं वो इलोंगेशन जोन में चली जाएंगी, लेकिन जो बाहर पेरीफेरी की ओर हैं वो रूट कैप बनाएंगी। सिंपल सी बात कही, ठीक है। अच्छा, अब ये डेवलपमेंट में इस साइकिल में मैं दो चीजें और जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है तो सेल की लाइफ फेज यहां पर दिखाई गई है। कैसे दिखाई गई है? मेरिस्टेम सेल के पास में दो चीजें हो सकती करने को। इट कैन फॉलो टू पाथ्स ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ, वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, यानी प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुआ, ठीक है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद सेल का एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के बाद उसके अंदर डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाता है। डिफरेंशिएशन के बाद सेल्स गो अप टू मैच्योरिटी, गो फॉर मैच्योरिटी। तो सेल्स यहाँ पे मैच्योर होंगी। पाथवे का स्टेप्स देखो आप। मेरिस्टेमेटिक सेल में सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मेटिक ग्रोथ, देन सेल विल एक्सपैंड, देन सेल विल डिफरेंशिएट एंड देन मैच्योर। तो ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना आप। प्लाज्मेटिक ग्रोथ, एक्सपेंशन, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, ये सीक्वेंस में रखना है। किसके लिए है ये? एक प्लांट सेल के ग्रोथ फेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो मैच्योरेशन के बाद में सेल मैच्योर हो गई और डेथ की तरफ चली गई। ये तो हो गया लाइफ साइकिल का एक सिंपल पाथ। लेकिन अगर सेल को मेरिस्टेमेटिक ही रहना है तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद में वो फिर से कर सकती है सेल डिवीजन। सो दिस इज पाथ नंबर 1 एंड दिस बिकम्स द पाथवे नंबर 2। कौन सी कंडीशन है, कब अप्लाई होगी? जाहिर सी बात है, अगर मेरिस्टेमेटिक रखना है सेल को तो वो सेकेंड नंबर पाथवे को ऑप्ट करेगी। And if the cell is going for a permanent change in structure and function, it will opt pathway number 1। ये हो गया। अच्छा कभी धनिया खाई होगी आपने, तो धनिया में देखा होगा कि कभी कभी धनिया की पत्ती चौड़ी होती है, फ्लैट, गोल, और कभी कभी पतली पत्तियों वाली धनिया भी देखी होगी। क्यों है ऐसा? तो प्लांट में कई बार कुछ ऐसे प्लांट देखे गए प्लांट्स में जिनमें की एज रिलेटेड, बचपन में कोई स्ट्रक्चर, कोई टिश्यू का जो मॉर्फोलॉजी होगा वो अलग टाइप का होगा। जब वो पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर लेगा तो उसके अंदर वही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, सपोज लीफ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कभी कभार एज के हिसाब से देखा जाता है, डेवलपमेंट की स्टेजेस के हिसाब से। दिस इज नॉन एज डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली। मतलब लीफ, फाइली मतलब फिल, हेट्रोफिल, फाइली, हेट्रोफाइली मींस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स of leaf and due to stages of development। डेवलपमेंट की स्टेजेस के साथ साथ लीव्स का स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म होना, दिस इज नॉन एज डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली। वैसे ही एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली भी होता है, जैसे कि हैबिटेट रिलेटेड। कुछ प्लांट्स में देखा गया है क्या कि अगर पानी के अंदर ग्रो कर रहा है वही प्लांट, पानी में सबमर्ज्ड है, डूबा है, तो उसके लीफ का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। वही प्लांट जब पूरी तरह जमीन पे ग्रो कर रहा है तब वहां पर लीफ का स्ट्रक्चर अलग है। दिस इज नॉन एज कंडीशन रिलेटेड, हैबिटेट रिलेटेड और एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली। दोनों ही कंडीशन में ये चीज तो समझ में आती है कि प्लांट्स कैन ऑप्ट डिफरेंट पाथवेज टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एज पर द रिक्वायरमेंट, आइदर द रिक्वायरमेंट बी एनवायरमेंटल और इट बी डेवलपमेंटल। तो ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ability to form different structure to perform different function under different conditions in plant tissues। this is known as plasticity। देखो क्या लिखा है, plants follow different pathway in response to environment, number 1, और phases, number 2। phases काय की? लाइफ की। काय के लिए बना रहे हैं भाई? काय डिफरेंट पाथवे, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। दिस एबिलिटी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। अब इसमें एग्जांपल ये पूछा हुआ है तो ये आपको याद करना चाहिए। ये जुवेनाइल दिख रहा है, ये अडल्ट दिख रहा है, तो ये एक स्टेज यंग वाली है, ये मैच्योर वाली है। तो मतलब लाइफ साइकिल की फेजेस के हिसाब से स्ट्रक्चर हो गया चेंज लीफ का। किसमें? ये एग्जांपल किसका है? डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली का। नीचे वाला एग्जांपल देखेंगे भाई, नीचे वाले एग्जांपल में भी ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जमीन पे है तो पत्तियां चौड़ी है, पानी में है तो ये पतली है। क्यों? जमीन पे है तो ट्रांसपीरेशन करना पड़ेगा, गैस एक्सचेंज के लिए फ्लैट सरफेस चाहिए, ठंडक के लिए फ्लैट सरफेस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसे ही अगर पानी में है तो गैस एक्सचेंज डायरेक्टली पानी से हो जाएगा, स्टोमेटा की जरूरत नहीं है।
सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो लीफ पतली हो गई। ये क्या हो गया, हैबिटेट रिलेटेड। इसका एग्जाम्पल लार्क स्पर है, इसका एग्जाम्पल बटरकप है। पूछा हुआ एग्जाम्पल है, दोनों याद करना है। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स पे, है ना। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड, ये बात दोबारा रिपीट हो गई है भैया। सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, प्लांट्स में जो डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन के साथ साथ आप ग्रोथ भी कह लो, वो कंट्रोल में है। किसके, दो टाइप के फैक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक कौन है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर में जैसे कि इंट्रिंसिक में इंट्रासेल्यूलर मतलब कि जीन्स क्या कैसी हैं, क्या काम कर रही हैं। इंटरसेल्यूलर मतलब सेल्स के बीच में, जैसे कि ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इंटरनल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में, और बाहर के फैक्टर्स में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में। तो फैक्टर्स दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में ये सारे हैं जिनको अभी हमें नहीं पढ़ना है। इंट्रिंसिक में हमको दूसरे टाइप का पढ़ना है। जेनेटिक्स तो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट ईयर में 12th क्लास की सिलेबस में। लेकिन यहाँ पर अभी किस पे ध्यान देना है, तो यहाँ पर ध्यान देना है हमको इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स पे, विच आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो दे आर सिंपल स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट सेल्स। ये हार्मोन कहलाते हैं, प्लांट के हार्मोन। हमने हार्मोन्स अपने अंदर भी पढ़े हैं, प्लांट के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो बातें हाईलाइट करते जा रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझते चलेंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ज्यादा से मेरा मतलब 2-4 बेंजीन रिंग हो सकती है ना। ये छोटे सिंपल मॉलिक्यूल माने जाएंगे। इनके अंदर और भी कुछ चीजें हो सकती, कहीं CH3 है, कहीं NH2 है, कहीं OH है, इस तरह की चीजें इनके स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। चलो भाई, केमिकल कंपोजिशन हो सकता है डाइवर्स, मतलब अलग अलग टाइप का केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल नहीं होंगे। दे कुड इंडोल कंपाउंड, तो ये देखो 5 टाइप के हैं, पांचों के डेरिवेटिव याद किए जाते हैं, पूछे जाते हैं किससे क्या बनता है। इंडोल कंपाउंड से बनेंगे कौन, इंडोल 3 एसिटिक, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक, IAA। ये इंडोल डेरिवेटिव मतलब ऑक्सिन। ठीक है, एडिनिन डेरिवेटिव, एडिनिन डेरिवेटिव्स मतलब साइटोकाइनिन्स। ठीक है, एग्जांपल N6 फॉस्फोराइल अमीनो प्यूरिन या काइनेटिन, दो एग्जांपल हो गए। कैरोटिनोइड, ये पिगमेंट डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ABA शॉर्ट फॉर्म। टर्पीन्स के टर्पीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बताया गया था। टर्पीन के डेरिवेटिव्स होते हैं जिबरलिक एसिड्स, और गैस हो सकती है इथाइलिन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डेफिनेशन लिखी है, वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन, लिटरेचर में PGR। अच्छा, अब इनके काम के हिसाब से दो टाइप के हो गए। कौन कौन से टाइप के हो गए, एक वो जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज को दें, और एक वो जिसको कि प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करने का रोल बताया जाता है। ठीक है, तो देखो कुल मिला के 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है आपको, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। इनमें से शुरू के 3 ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ये तीनों को मेनली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है, जबकि इथाइलिन को दोनों में डाल सकते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में भी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में भी। एब्सिसिक एसिड को रेगुलेटर नहीं इनहिबिटर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लांट कैन बी PGR कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। ठीक है, एक ग्रुप ऐसा है जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो यहाँ NCERT में इस बात पे ध्यान देना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को आप ग्रोथ प्रमोटिंग मानते हैं। तो यहाँ पर 7 टर्म्स दिए हैं। पहला सेल डिवीजन, दूसरा सेल एनलार्जमेंट, थर्ड पैटर्न फॉर्मेशन जैसा लीव्स में होता है, ट्रॉपिक ग्रोथ, फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फ्लावरिंग नंबर 4, फ्रूटिंग नंबर 6, और सीड फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7। 7 एक्टिविटीज हैं जिनको कि कहा जाएगा कि ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में आई है ना।
कौन कौन से हैं? ए, जी, सी। ठीक है। दूसरा ग्रुप जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट रेस्पॉन्स। किसका रेस्पॉन्स, किसके लिए रेस्पॉन्स? वुंड और स्ट्रेस के पीछे। वुंड हो सकता है प्लांट्स में, स्ट्रेस हो सकता है, दोनों की वजह से हो सकता है, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट दोनों की वजह से हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि सीड डोरमेंसी लाना, एब्सिशन लाना। पीजीआर, एब्सिसिक एसिड क्या है? बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जबकि गैसियस पीजीआर, इथाइलिन, ये एकमात्र गैस है, दोनों कैटेगरीज में फिट हो सकता है, बट लार्जली वो इनहिबिटर है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो देखो एनसीईआरटी ने इसको इस तरह से दिया है कि फर्स्ट दे आर ट्राइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ ईच ऑफ द हार्मोन, and after that in the second part they are describing the physiological effects and the actions which are performed by these plant growth regulator। तो इसमें पहला पैराग्राफ जैसे ऑक्सिन को डेडिकेटेड है, पहला हार्मोन भी ऑक्सिन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसकी डिस्कवरी की स्टोरी पढ़ेंगे, फिर ऑक्सिन का काम पढ़ेंगे, फिर जिबरलिन पे आएंगे तो उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसका काम पढ़ेंगे। लाइक दैट वी विल प्रोसीड। सो ये वाला एक्सपेरिमेंट पहले आपको समझ लेना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में चार्ल्स डार्विन के बेटे थे, फ्रांसिस डार्विन। वहां से कहानी शुरू होती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। भाई दोनों डार्विन तो फेमस थे ही, जितने पापा फेमस थे बेटा उतना फेमस नहीं हो पाया, लेकिन फेमस तो फिर भी था। ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन साहब के बेटे ने और इनने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? तो कोलियोप्टाइल पे किया। कोलियोप्टाइल लिया। किसका कोलियोप्टाइल था? तो कोलियोप्टाइल देखो किसका था, यहाँ पर, सॉरी ये रहा। फोटोट्रॉपिज्म का इफेक्ट देखा था, कोलियोप्टाइल में देखा था। किसके? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल में देखा था। किसका टिप था? तो बोले कैनरी ग्रास का टिप था। कौन सा इल्यूमिनेशन यूज किया था? तो यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक साइड से लाइट जाए। जैसे आपने यहाँ पर बल्ब जला दिया है, सिंपल चलते हैं समझते हैं। यहाँ पर एक बल्ब जला हुआ है और कहीं से लाइट नहीं आ रही, सब तरफ से इसको पौधे को आपने डार्क कंडीशन में रखा हुआ है, सिर्फ यहां से एक पोर्शन है जिससे लाइट आ रही है, केवल एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो क्या होगा ऐसे में, वो चीज स्टडी कर रहे थे। दिस इज नॉन एज यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। यूनि मतलब वन, लेटरल मतलब साइड, एक साइड से डाली गई लाइट, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। क्या हुआ इसमें? उन्होंने देखा कि जब हम प्लांट के कोलियोप्टाइल के टिप पर लाइट डालते हैं एक साइड से, तो प्लांट शोज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। प्लांट का ये जो टिप है ये लाइट सोर्स की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनको कुछ ना कुछ सूझा होगा, करते हैं। क्या किया? टिप को कट कर दिया। टिप को कट कर देने के बाद इनको बेंडिंग नहीं मिली। टिप को कट करने के बाद लाइट डाली जब साइड से, तो बेंडिंग नहीं मिली। इसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये था कि टिप लाइट को परसीव कर रहा है, महसूस कर रहा है। लाइट जब महसूस हो रही है टिप में, तो वो पहले तो टिप उसको महसूस कर रहा है, परसीव्स, उसके बाद वो कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। वो सब्सटेंस जब नीचे तक पहुंच रहा है तो यहां हो रही है बेंडिंग, यहां पर हो रही ग्रोथ, जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है बेंडिंग। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। फिर इसको आगे किसने बढ़ाया? तो एफ.डब्ल्यू. वेंट, बॉयसन, जेनसन, अलग अलग साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट है, डिटेल में काफी पढ़ाया जा सकता है, पर यहाँ हम लिमिटेड हैं समय की वजह से। सिंपल उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर माइका की शीट रख दी, फिर वो कटा हुआ टिप रख दिया, तब दिखा क्या बेंडिंग हो रही, क्या लाइट डालने पे नहीं हो रही। फिर क्या किया, किसी ने अगार ब्लॉक रखा कटी हुई टिप के ऊपर, यहाँ पर उन्होंने एक अगार का ब्लॉक रखा, फिर उसके ऊपर वो टिप रखा। इस बार बेंडिंग हो गई। बेंडिंग क्यों हो गई? क्योंकि जो भी था वो टिप में बंद करके अगार के थ्रू होते हुए यहां तक पहुंच गया। इस तरह से एफ.डब्ल्यू. वेंट ने बाद में इसको पता लगाया कि ये जो अगार ब्लॉक के अंदर केमिकल सब्सटेंस आ गया था, दैट वाज आइडेंटिफाइड एज ऑक्सिन। ये यहां से लाइट आ रही है एक साइड से, कभी बेंडिंग हो रही कभी नहीं हो रही है, कैप से ढक दिया तो भी हो गई, परसीव कर लिया होगा तभी तो हो गई। ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ।
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। इट वाज कंक्लूडेड कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। मतलब लाइट यहाँ परसीव की जा रही थी, कुछ यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था जो यहाँ तक पहुंच रहा था। तो टिप से कुछ प्रोड्यूस होके नीचे ट्रांसमिट किया जा रहा था और उसके इन्फ्लुएंस की वजह से बेंडिंग हो रही थी। बाद में कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, देखिए यहाँ दो बातें हैं। कैनरी ग्रास एक्सपेरिमेंट डार्विन मेटाब आपने किया, ठीक है। उसके बाद FW ने किससे निकाला? ओट सीडलिंग से निकाला था। ये क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीजन के फंक्शंस पे। कहाँ है ऑक्सीजन के? ये रहा, पहला ऑक्सीजन ही होगा जहां तक। हाँ, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सीजन। तो अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि पहले निकाला गया था ह्यूमन यूरिन से। ह्यूमन यूरिन क्या है? एनिमल सोर्स है, एनिमल सोर्स, ठीक है। अच्छा, टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू, किसके लिए हम यूज करते हैं? IAA और इसके जैसे दिखने वाले कुछ नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स के लिए, जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो ग्रोथ रेगुलेशन कर सके। मतलब ये दो टाइप के हो गए, नेचुरल भी सिंथेटिक भी। कहाँ बनते हैं? अगर प्लांट में बने, नेचुरली बने तो जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपाइसेस ऑफ स्टेम एंड रूट, RAM ऐसे हैं, ठीक है। वहां से ये क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। भाई हमारी बॉडी में भी हार्मोन बनता कहीं और है, काम कहीं और करता है मैक्सिमम केसेस में, तो माइग्रेट टू द रीजन ऑफ एक्शन। ऑक्सीजन जैसे कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IBA, ये सब किससे आइसोलेटेड हैं? तो ये क्या हो गए? नेचुरल। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो बनाए हुए हैं, जैसे कि नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, नाम याद करना होता है, लेकिन सब में देखो एसिटिक एसिड ब्यूटारिक एसिड कॉमन है ना, हार्मोन एसिडिक नेचर का हो गया। 2,4-D, 2 से 2, 4, 2 और 4 नंबर की पोजीशन पे क्लोरीन का, भाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड लिखना है आपको, CH3CO होता है, तो CH3CO की जगह फिनॉल की रिंग और OCH3। इसमें 2 नंबर का है, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 2 और 4 पर क्लोरीन लगा है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, खत्म कहानी, ठीक है। ये है सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है भैया। सभी टाइप के ऑक्सीजन का एक्सटेंसिव यूज होता है। क्या क्या काम करते हैं? तो किसी स्टेम कटिंग की बात करो, कलम लगाते हैं गुलाब की कलम लगाने पर हमको उसमें रूट ग्रोथ करानी होती है, तब जाके गुलाब की कलम चलती है। स्टेम कटिंग के अंदर रूट की ग्रोथ कराने के लिए, रूट की ग्रोथ शुरू कराने के लिए ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग, किसमें? स्पेशल एग्जांपल है पाइनएप्पल का, ठीक है। पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग करवाने में ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है। फिर तीसरा फंक्शन, हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। जब किसी प्लांट में ब्रांच पर नई लीफ या नया फ्रूट बन रहा होता है तो उसको प्लांट से जुड़ के रहना जरूरी है, नहीं तो वो गिर जाएगा प्लांट से और उसकी डेथ हो जाएगी टिश्यू की। तो ऐसे केस में नए बन रहे टिश्यूज में ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि वो प्लांट से टूट के न गिर पड़े, प्रिवेंट एब्सीशन, ठीक है। अब देखो एब्सीशन मतलब क्या? टूट के अलग हो जाना, पेरेंट प्लांट से अलग हो जाना। हम देखते हैं पत्तों को, फूलों को, फलों को झड़ते हुए, दिस इज नॉन एज एब्सीशन। अगर यंग पार्ट है और एब्सीशन हो गया तो पौधे का नुकसान है, लेकिन वही चीज अगर पुराने पार्ट्स के लिए किया जाए तो पुराने में प्लांट्स का फायदा है। ऑक्सीजन दोनों काम करता है। अर्ली स्टेजेस पे फ्रूट और लीफ का ड्रॉप रोकता है, लेकिन यही चीज ओल्डर और मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स में प्रमोट करता है। दोनों काम, दो धारी तलवार। मोस्ट हायर प्लांट्स में एपाइकल बड जो होता है, प्लांट है भाई, ये प्लांट है, इस प्लांट में यहाँ पर लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ऊपर का बड क्या है? एपाइकल बड
एपाइकल बड शूट का है, इसमें मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम के अंदर ऑक्सिन बनेगा, ऑक्सिन बनेगा तो ये इसकी ग्रोथ को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ऑक्सिन है इसलिए ऊपर की ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी प्लांट के द्वारा। इसको कहा जाता है एपिकल ग्रोथ विल डोमिनेट, एपिकल ग्रोथ विल डोमिनेट द फ्रॉम लेटरल ग्रोथ। प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ होती है, हम जानते हैं, एक तो एक्सिस पर और एक लेटरल। तो एक्सिस की लंबाई बढ़ना ये प्राइमरी ग्रोथ में आता है, ये होता है ऑक्सिन की वजह से। अगर टिप है, प्लांट का टिप है, एपिकल मेरिस्टेम है, वो ऑक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ को ऊपर की ओर बढ़ाएगा, एपेक्स को और ऊपर लेके जाएगा, एपेक्स की ग्रोथ को प्रायोरिटी दी जाएगी। दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। पर एपिकल डोमिनेंस कई बार नुकसान करता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि भाई पेड़ों की हाइट बढ़ रही है तो ऊपर से छटाई करते हैं। क्यों करते हैं? बोले साहब बीच में से और नीचे से करेंगे तो पेड़ तो मर ही जाएगा। नहीं बेटा, इसमें लॉजिक एक और है। वो लॉजिक क्या है कि ऊपर ऑक्सीजन का सोर्स कम कर दीजिए तो प्लांट की हाइट बढ़ना रुक जाएगी। हाइट बढ़ना रुक जाएगी तो वो नेचुरली साइड में ग्रो करेगा, विच इज ड्यू टू साइटोकाइनिन। ठीक है, तो यहां पर ये बात लिखी है, ग्रोइंग एपिकल बड साइड की लेटरल ग्रोथ को रोक देता है, बर्ड्स को रोक देता है लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ। दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। अगर ऊपर से वो टिप काट दी जाए तो ऑक्सीजन का सोर्स खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखा है? डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। तो ये चीज कहाँ यूज होती है? टी प्लांट्स में, बगीचे बनाते हैं माली, उनमें लॉन तैयार करने में होती है। पार्थेनोकार्पी भी कराता है भैया ऑक्सीजन। पार्थेनोकार्पी में क्या सीन है? बिना सीड का फ्रूट। टोमेटो में पार्थेनोकार्पी। अच्छा, बिना सीड का फ्रूट मतलब फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ओव्यूल ही तो सीड बनाता है, ओव्यूल सीड बना ही नहीं पा रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। या फिर सीडलेस बोल दें, चलो कंफ्यूजन खत्म करते हैं, सीडलेस बोल देते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा क्या काम है? तो बोले कि हर्बिसाइड के तौर पे यूज होता है। हर्बिसाइड के तौर पे मतलब प्लांट को मारने के लिए यूज होगा? हाँ भाई, मारने के लिए यूज होगा। किसको मारेगा? यंग प्लांट्स को। कौन से यंग प्लांट्स को? तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स को। डाइकोटिलेडोनस। अच्छा, मोनोकॉट्स को नहीं मारता है क्या? लिखा है ना, डज नॉट अफेक्ट। ठीक है, ये भाई बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, असर्शन रीजन में भी बनता है और सिंपली भी पूछा जाता है। तो ये 2,4-D डाइकोट प्लांट्स को मार देता है, इसका यूज कर सकता है क्या? आदमी तो है ही यूज करने के लिए बैठा हुआ, वो बिना यूज के तो कोई चीज बढ़ता ही नहीं है। ठीक, क्या लिखा है? प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर। माली लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पे 2,4-D का स्प्रे किया जाता है तो जो डाइकोट प्लांट होते हैं छोटे छोटे वो मर जाते हैं। लास्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन का कंट्रोल किसके? जाइलम के। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वही बात, क्या एनवायरमेंट का असर करता है पीजीआर पे, पीजीआर से इंड्यूस होती है ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज। ग्रोथ के लिए जरूरी है डिफरेंशिएशन, डी रीडिफरेंशिएशन। तो जाइलम बनना और सेल डिवीजन किसको कंट्रोल करता है, किसको हेल्प करता है, ये ध्यान देना। एक को कंट्रोल कर रहा है, एक में हेल्प कर रहा है। तो हेल्प डिवीजन सेल डिवीजन में, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन में। ठीक है, ऑक्सिन एक्स आ रहा है, एक्स किस में नहीं आता है ना, और जाइलम में एक्स आता है। तो जाइलम के डिफरेंशिएशन को ऑक्सिन कंट्रोल करता है। इस फोटो में देख सकते हैं, यहां पर जो बर्ड है उसकी डिटेल्ड फोटो दिखाई है। ये सब इसमें लीफ प्राइमोर्डिया हैं, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो जब तक ये हिस्सा पादप के प्लांट के पास रहेगा तो प्लांट ऊपर की ओर ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन एक बार ये हिस्सा रिमूव कर दिया जाए, सिर जैसा हिस्सा काट दिया जाए, सिर काट दिया जाए, डिकैपिटेशन, तो देन द प्लांट विल ग्रो साइडवाइज, लेटरल ग्रोथ होने लग जाएगी। दूसरा हार्मोन कौन सा है देख लेते हैं। ये रहा दूसरा, बकेने जिब्रेलिन। हाँ, ये कहानी, ये पैराग्राफ पूरा जिब्रेलिन का है। इसमें क्या हुआ भाई, माउंट फूजी नाम की एक जगह है जापान के पास में। ठीक है, वहां पर लोग चावल की खेती करते हैं, आज भी करते हैं, करते थे।
वहां पर चावल की खेती में एक पौधों में बीमारी लग जाती है। बीमारी से होता यह है कि जो प्लांट के सीडलिंग बनाए जाते हैं, चावल के जो सीडलिंग होते हैं, वो सीडलिंग जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इससे गलतफहमी हो जाती है क्या, कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा है, इसका ईल्ड अच्छा होगा, पर लंबा होने के साथ साथ उसका स्टेम वीक हो जाता है। आगे चल के जब प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करके फ्लावरिंग फ्रूटिंग करना चाहता है तो उसमें दिक्कत आती है, अल्टीमेटली ईल्ड रिड्यूस हो जाता है। तो ये बीमारी थी और सीडलिंग में होती थी, और सीडलिंग हमें बेवकूफ बनाता था या वो खुद बेवकूफ होता था, ये थोड़ा सा आपको भी ढूंढना है। देखिएगा पता क्या चलता है। तो जापान में इस बीमारी को बकेने कहा गया जापानी भाषा में, इंग्लिश में इसको कहा गया फूलिश सीडलिंग डिसीज। खोजने वाले का नाम ई कुरोसावा। इन्होंने प्लांट डिसीजेस की स्टडी की थी, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि ये बीमारी एक फंगस की वजह से हो रही है। फंगस का नाम था जिब्रेला फुजीकुरो। ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि फंगस को बढ़िया टेस्ट ट्यूब में भरा और मर गए। ऐसे नहीं बनाएंगे इसको। फंगस मर गए, ये मर गए भैया, यहाँ पर जिंदा थे, ठीक है, यहाँ पर मार दिए गए। अब कैसे मारे, कोई केमिकल यूज कर लिया, सेल लाइसिस कर दिया, एंजाइम यूज कर दिया, बहुत सारे तरीके। अब इसके अंदर सेल्स हैं, फंगस की हैं, डेड सेल्स हैं, इसको फिर उन्होंने फिल्टर किया। दिस फिल्टर वाज नोन एज स्टेराइल फिल्ट्रेट। फिल्टर करने के बाद जो मिला वो था स्टेराइल फिल्ट्रेट। स्टेराइल फिल्ट्रेट को उन्होंने हेल्दी प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दिया, ठीक है, ये देखने के लिए कि मरे हुए फंगस से बीमारी आ रही है कि नहीं आ रही, और उनको बीमारी मिल गई। ओहो, फंगस जिंदा था तब तो बीमार कर ही रहा था, मरने के बाद भी बीमार कर रहा है, ये कैसी बीमारी हुई। तो पता ये चला बाद में और रिसर्च करके कि फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है, जिसको कहा गया जिबरेलिन। क्यों, क्योंकि ये फंगस था जिबरेला, जिबरेला से जो हार्मोन निकला वो था जिबरेलिन, ठीक है। काफी समय बाद इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये कहानी थी, और ये एसिडिक थी, तो जिब्रेलिक एसिड। अब जिब्रेलिक एसिड आज की डेट में 100 से ज्यादा टाइप के हैं, सब के सब एसिडिक हैं। इनको 100 से ज्यादा टाइप के हैं तो भैया नंबर दिया जाता है, GA1 GA2 GA3 एटसेट्रा, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मिले हैं प्लांट के अलावा, जैसे कि फंगस में भी मिले हैं। हमने पहला एग्जांपल फंगस से ही देखा था। प्रमोटरी हैं, मोर देन 100 टाइप के हैं। जिबरेलिक एसिड 3 पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है और सबसे पहले इसी की खोज भी हुई थी, है ना। अच्छा, ऑल जिब्रेलिक आर एसिड। अब कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस देते हैं वो देख लिया जाए। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है कि लेंथ ऑफ एक्सिस को बढ़ाते हैं, चाहे वो फ्लावर की ब्रांच हो, लीफ की ब्रांच हो, प्लांट का हाइट हो, सब जगह इनका मेन काम है इलोंगेशन करना। जैसे अंगूर का गुच्छा है, अंगूर के गुच्छे की लंबाई कम है, जिबरेलिन स्प्रे कीजिए, अंगूर के गुच्छे की लंबाई बढ़ जाएगी। इससे क्या फायदा हुआ, जो अंगूर का दाना पहले छोटी साइज का था अब वो दाना बड़ी साइज का हो जाए। अच्छा, तो ये बड़ी साइज का मतलब भाई, जो अंगूर का गुच्छा छोटे दाने वाला, उतने ही अंगूर मिल रहे थे आपको आधा किलो के, वही अगर बड़े दाने लंबे दाने वाले अंगूर को लेने जाओगे, उतने ही ब्रांच में उतने ही अंगूर लगेंगे जितने लगने चाहिए। ये तो फिक्स कैरेक्टर है, लेकिन उसमें होगा क्या कि एक एक दाने का साइज बड़ा हो जाएगा। तो लंबे अंगूर आपने मार्केट में देखे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा। पैसा, मेन मोटिव पैसा। किसान देखना कितना समझदार है, किसान बहुत समझदार है और पैसे के लिए ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं। हालांकि इससे नुकसान कहीं कहीं पर है भी और कहीं कहीं पर नहीं भी है।
अंगूर की ब्रांच की लेंथ बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है एज सच, पर स्पेसिफिक रूप से देखा जाए तो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है जो हम नहीं जानते। हमारा काम तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, जैसे कि अंगूर के स्टॉक्स की लंबाई बढ़ाना, फ्रूट्स लेंथ बढ़ा दो। एप्पल गोल छोटे होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते, लंबे एप्पल ज्यादा अच्छे लगते हैं। लंबे हो गए, बायोमास बढ़ गया, शेप इंप्रूव हो गया, लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, पैसा ज्यादा। डिले इन सेनिसेंस, ताजा रखते हैं, युवा बनाए रखते हैं, यंग बनाए रखते हैं, मेच्योरिटी को देर से आने को कहते हैं, बोले थोड़े रुक जाओ, एंटी एजिंग टाइप का काम है, ठीक है। तो अगर प्लांट के अंदर कोई फ्रूट है, प्लांट पर कोई फ्रूट लगा हुआ है, तो जब तक वो प्लांट पे लगा है तो वो प्लांट की जिम्मेदारी है। एक बार वो प्लांट से टूट गया तो वो किसान की जिम्मेदारी है। किसान को उसको बचा के रखना पड़ेगा, जल्दी पके नहीं, जल्दी सड़े नहीं, मार्केट में जाने तक पेड़ पे बना रहे तो ज्यादा अच्छा। पेड़ पे कब बना रहेगा? जब यंग रहेगा, पेड़ के हिसाब से यंग रहेगा, तो उसको यंग बने रखने के लिए स्प्रे करो फुसफुस जिबरलिन, ठीक है। क्या होगा? मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम वाइन बियर बनाने की बात करते हैं। वाइन बियर बनाने के लिए माल्टिंग एक प्रोसेस होती है, जिसमें जिन ग्रेन्स से आपको बियर या वाइन बनानी है उन ग्रेन्स में स्प्राउटिंग करवाई जाती है। स्प्राउटिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि सीड के अंदर स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स मेटाबोलाइज होने लगते हैं। कॉटिलेडन होता है, कॉटिलेडन में स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट है, स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज होने से क्या होगा? उसके अंदर की ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, फास्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट्स विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा? जर्मिनेशन और सीडलिंग की ग्रोथ फास्ट होगी। इस चीज को फास्ट करने से क्या होगा? माल्टिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिबरलिन्स का यूज किया जाता है। तो माल्टिंग की प्रोसेस में जिबरलिन का यूज होता है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में होता है। ये बात जब हम समझ गए तो इसके अलावा हमने एक चीज देखी कि भाई इसका मेन एक्शन क्या है जिबरलिन का? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस। तो क्या इसका और भी कहीं यूज होता है? तो हाँ है। जैसे हम जानते हैं कि गन्ने की अगर खेती की जा रही है, एग्रीकल्चर फार्मिंग की जा रही है, तो गन्ने को आप सभी ने खाया होगा, शुगर केन सबने खाई होगी, तो उसमें इस तरह से नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। एक स्पीशीज शुगर केन की अगर है तो उसमें नोड की लेंथ लगभग फिक्स होती है। अब नोड की लेंथ से ये डिसाइड हो जाता है कि भाई कितने नोड, कितने इंटर नोड, तो शुगर केन के अंदर शुगर का अमाउंट कितना। अगर किसी तरीके से शुगर केन के इंटर नोड की लेंथ बढ़ जाए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुगर केन पहले जैसा लंबा हुआ करता था, इतना लंबा था पहले, अब इसकी लंबाई बढ़कर इतनी हो जाए, तो क्या होगा? तो हर नोड के अंदर इंटर नोड जो है उसमें शुगर की अमाउंट जो स्टोर कर सकता है प्लांट, वो बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एक पौधे में अमाउंट बढ़ा शुगर का, पूरे खेत में आप सोच सकते हैं क्या होगा। मतलब शुगर केन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो शुगर केन के लिए लिखा है जिबरलिन का इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट शुगर के फॉर्म में उनके स्टेम में स्टोर होता है। अगर उस पर जिबरलिन का स्प्रे किया जाता है क्रॉप पर, तो जिबरलिन लेंथ बढ़ा देता है स्टेम का। अगर स्टेम की लेंथ बढ़ गई तो उससे शुगर केन की यील्ड बढ़ जाती है। इसका एक अमाउंट दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है एनसीईआरटी ने, 20 टन्स पर एकड़। ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। इसका मतलब इंक्रीज्ड इनकम बाय फार्मर्स, इंक्रीज्ड इनकम ऑफ फार्मर। ठीक इसी तरह से अगर कोनिफर्स की बात करें, कोनिफर्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो बोले कि जो कोन शेप में, आपने देखे होंगे कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि ऊपर जा करके उनका एंड पॉइंटेड होता चला जाता है, नीचे उनका फैलाव ज्यादा होता है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं उनका फैलाव कम होते रहता है। तो उनमें अगर हम जिबरलिक एसिड, अब जैसे चिरौंजी दाना है, चिरौंजी दाना वो सफेद वाला शक्कर का नहीं कह रहा हूं मैं, चिरौंजी एक सीड होता है, चिरौंजी एक कॉनिफर प्लांट जैसा होता है। तो अब चिरौंजी के अंदर यील्ड इंक्रीज करने का तरीका क्या था कि उसके अंदर मैच्योरिटी जल्दी ले आई जाए। मैच्योरिटी जल्दी कब आएगी? वेजिटेटिव एक्सिस, वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा हो जाए। वेजिटेटिव ग्रोथ कब पूरा हो सकता है?
जब प्लांट अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड हाइट, विड्थ एटसेट्रा है उसको अचीव कर ले। यहाँ पर भी जिबरलिन काम आता है। अगर जिबरलिन का स्प्रे किया जाए यंग जुवेनाइल मतलब यंग कोनिफर्स पे, तो उसमें मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आता है, हेस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड, जिससे सब कुछ जल्दी हो जाता है और अल्टीमेटली सीड प्रोडक्शन पहले हो जाएगा, मतलब ज्यादा पैसा। जिबरलिन का और एक इस्तेमाल दिया है रोसेट हैबिट वाले प्लांट्स में। रोसेटी हैबिट क्या होता है? आपने पत्ता गोभी खाई होगी। पत्ता गोभी में बेसिकली आप देखेंगे तो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर हम उसकी लीव्स को खाते हैं। तो ये एक बेसिकली अगर आप फ्रूट का डिजाइन देखें तो इस तरह से पत्ता गोभी का मेन स्टेम है, इस स्टेम पे ऐसे करके लीव्स लगी हुई हैं। अब इन लीव्स का नंबर तो ज्यादा नहीं हो सकता, पर अगर इसमें भी ये लेंथ ऑफ एक्सिस बढ़ जाए तो ये पत्तियां पहले से ज्यादा मोटी और चौड़ी हो सकती हैं। अगर पत्तियों का नंबर नहीं बढ़ा लेकिन साइज बढ़ जाए या बायोमास बढ़ जाए तो वही गोभी जो छोटी सी हुआ करती थी वो गोभी बड़ी हो जाएगी, मतलब उसके अंदर फार्मर को ज्यादा प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली सब चीजें यहाँ पे देखना, मैं पैसे से रिलेट करके बताना चाहूंगा आपको। तो ये था हमारा जिबरलिन। जिबरलिन के बाद हम थर्ड जो स्टोरी देखते हैं वो है स्टोरी किसकी, ये रही साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की स्टोरी, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। मुराशिगे स्कूग का नाम प्लांट टिश्यू कल्चर की दुनिया में बहुत जाना माना है। इन्होंने दोनों ने मिल करके, स्कूग एक साइंटिस्ट थे, मुराशिगे एक साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिल करके प्लांट ग्रोथ के लिए एक बेसिक मीडियम तैयार किया जिसको कहा जाता है एमएस मीडियम। ये एमएस मीडियम प्लांट टिश्यू कल्चर के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, या फिर जितने भी कॉमर्शियल कल्टीवेशन होते हैं बनाना वगैरह के, वहां पे एमएस मीडिया बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो एक समय की बात थी जब रिसर्च कर रहे थे स्कूग और उनके कोवर्कर। वो रिसर्च किस बात पे कर रहे थे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में प्लांट ग्रोथ मीडियम है। प्लांट ग्रोथ मीडियम के अंदर हमने टोबैको प्लांट के लीव से या इंटरनोड से कुछ टिश्यूज लेकर के उससे कैलस प्रोड्यूस कर लिया है। कैलस हम जानते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, और डिफरेंशिएशन नहीं है इसका मतलब उसमें रूट या शूट फॉर्म नहीं होगा। अगर आपको रूट शूट फॉर्म कराना है, मतलब प्लांट्स के अंदर स्टेम या रूट डेवलप करना है, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। अच्छा, स्कूग और कोवर्कर्स टोबैको के इंटरनोड के कैलस कल्चर में डिफरेंशिएशन लाने का ट्राई कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब उस एक्सपेरिमेंट में उनको बहुत सारी चीजें उन्होंने मिला मिला के टेस्ट करी, मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें मिलाई और कब जाके उनको सक्सेस मिली। तो देखिए, मीडियम उनके पास एमएस मीडियम था, एमएस मीडियम के साथ में उन्होंने ऑक्सिन मिलाया था। ऑक्सिन के अलावा वो अलग अलग चीजें और मिक्स करके ट्राई कर रहे थे मीडियम में कि कौन सी चीज मिलाने पे हमको डिफरेंशिएशन या मोर्फोजेनेसिस मिल जाएगा। तो वो चार नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए क्या नाम दिए हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, टोबैको प्लांट के वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट बनाया और वो ऐड किया, तो वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट। अच्छा, फिर दूसरा मीडियम बनाया, मीडियम नंबर 2। दूसरे मीडियम में ये दोनों तो सेम रहे और फिर मिलाया ईस्ट एक्सट्रैक्ट। दूसरा क्या था? ईस्ट एक्सट्रैक्ट। फिर ऐसे ही तीसरा मीडियम ट्राई किया, तीसरे मीडियम में उन्होंने कोकोनट मिल्क मिलाया था, कोकोनट मिल्क। और चौथे मीडियम में उन्होंने डीएनए मिलाया था, ठीक है। तो चौथे में ये डीएनए मिला दिया। इसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट मीडियम बनाए होंगे उन्होंने। एक्सपेरिमेंटल मीडिया जितने भी बनाए उन सब में उनको डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिला, पर ये वाले जो चार मीडियम थे इसमें उनको डिफरेंशिएशन देखने को मिला। दैट मीन्स उनको उसमें शूट रूट डिफरेंशिएशन देखने को मिली। स्कूग एंड कोवर्कर्स ऑब्जर्व दैट इंटरनोडल सेगमेंट से जब टोबैको स्टेम का कैलस बना लिया गया है और उसके अंदर प्रोलिफरेशन होगा, कब होगा? ओनली इफ मीडियम के अंदर ऑक्सिन
न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ऑक्सीजन के अलावा इनमें से कोई एक मिलाया गया। मतलब जब तक और चीजें ट्राई कर रहे थे, सपोज हम मान लेते हैं एक मीडिया और बना लेते हैं, मीडिया में सेम सब कुछ रहेगा, यहां पर मैं मिला लेता हूं मिल्क, ठीक है, या फिर टोबैको का लीफ एक्सट्रैक्ट। तो मुझे इन सब मीडियम्स में डिफरेंशिएशन नहीं मिला, प्रोलिफरेशन नहीं मिला, ओनली दीज 4 मीडिया showed proliferation in the internode callus of tobacco stems, ठीक है। बाद में मिलर और एटाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो सबका नाम लिखना लंबा होता है, इसके लिए एटाल का यूज किया जाता है। तो मिलर और उनके ग्रुप ने बाद में पता लगाया कि वो साइटोकाइनिन्स को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। साइटोकाइनिन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहे थे। अब देखिए इसका नाम ही किससे आया है, साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। सेल का डिवीजन प्रमोट करने वाले सब्सटेंसेस वे आर नेम्ड एज साइटोकाइनिन्स, ठीक है। तो देखो साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने वाले एक्टिव सब्सटेंस को बाद में उन्होंने नाम क्या दिया? पहले नाम आया काइनेटिन। काइनेटिन नाम पहली बार आया। अब ये तो हो गई इसकी स्टोरी। अब आ जाते हैं हम इसके एप्लीकेशन पे। हाँ भाई, साइटोकाइनिन्स का इफेक्ट किस पर देखा गया और जब उनकी खोज हुई तो वो किस बिहाफ पे हुई कि दे वेर प्रमोटिंग साइटोकाइनेसिस। इफेक्ट्स, स्पेशल टाइप के इफेक्ट्स थे काय पर? तो साइटोकाइनेसिस पर। एंड वर डिस्कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एज काइनेटिन। काइनेटिन के रूप में डिस्कवर किया गया। अच्छा, काइनेटिन है क्या? तो एडेनिन हम सभी जानते हैं। डीएनए में प्यूरिन, पिरिमिडिन 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होता है। तो प्यूरिन का एक टाइप है एडेनिन। एडेनिन का ही नाइट्रोजिनस एडेनिन बेस, एडेनिन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है काइनेटिन। अच्छा, आपको ये तो मालूम ही है कि एडेनिन डीएनए में होता है, तो डीएनए से ही इसको आइसोलेट किया गया था और इसका नाम रखा गया था काइनेटिन। अब कहां से आइसोलेट किया, वो चीज थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगती है कई बच्चों को, वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। हेरिंग नाम की एक फिश होती है, मछली। इस मछली में स्पर्म पर स्टडी की जाती थी। मछली के स्पर्म को ऑटोक्लेव किया गया था। ऑटोक्लेविंग एक प्रोसेस होती है जो कि ऑटोक्लेव नाम के मशीन में की जाती है। इस प्रोसेस में हम किसी लिविंग सब्सटेंस को अगर 115 डिग्री टेम्परेचर पर और 21 प्रेशर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखते हैं, 121 डिग्री टेम्परेचर और 15 psi प्रेशर, तो उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। जब ये स्टेरिलाइजेशन किया जाता है तो उसमें से ऑटोक्लेव हेरिंग फिश के स्पर्म को ऑटोक्लेव किया और उसके डीएनए में से मिला था एडेनिन, जिसको कि नाम दिया गया काइनेटिन। तो यहां पर तो ये बात क्लियर हो गई कि काइनेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। नेचुरली प्लांट्स में काइनेटिन इतना नहीं मिलता, तो देखो डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ठीक है। फिर क्या प्लांट में भी इस तरह के सब्सटेंसेस हैं? इनकी खोज चलती रही, धीरे धीरे और भी चीजें पता चली, जैसे कि साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटीज वाले सब्सटेंसेस पाए गए। किससे? जीमेज। जीमेज ये हमें पता है कि बॉटनिकल नेम है फॉर मेज, ठीक है। सबसे पहला साइटोकाइनिन का नाम था काइनेटिन। तो जीए फ्रॉम जीमेज एंड टिन फ्रॉम काइनेटिन, इन दोनों को मिला करके पहला नाम बना जिएटिन। सो जिएटिन बिकेम द फर्स्ट cytokinin which naturally occurs in plant to be discovered by scientists, ठीक है। जिएटिन किससे मिला? कॉर्न केर्नेल यानी कि मेज और कोकोनट मिल्क में भी मिला था। डिस्कवरी जब हुई जिएटिन की, उसके बाद और भी ऐसे सब्सटेंसेस मिले जो कि कहलाए नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। इसके बाद कुछ लैब में भी बनाए गए तो सिंथेटिक कंपाउंड्स भी बने।
है ना। अच्छा सब में कॉमन बात क्या थी, सेल डिवीजन प्रमोट करने की एक्टिविटी। तो हमको 2-3 साइटोकाइनिन के अगर नाम लिखना हो तो हम N6 बेंजाइल एडेनिन, इसका एक दूसरा नाम है बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, और शॉर्ट फॉर्म है इसका BAP। ठीक है, ये BAP। इसके अलावा जिएटिन, इसके अलावा थाइड डायाजुरोन TDZ, ये सब क्या है, ये सब साइटोकाइनिन्स है। अब नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर synthesized in regions where rapid cell division occur। रैपिड सेल डिवीजन प्लांट में हम जानते हैं कि मेरिस्टेम या मेरिस्टेम के पास वाले पोर्शन में होता है, जैसे कि रूट में एपाइसेस के अंदर, डेवलपिंग शूट बर्ड्स के अंदर, यंग फ्रूट्स के अंदर। ये सब क्या हैं, वो पार्ट्स हैं जहां पर सेल डिवीजन रैपिड हो रहा है। ये पूछे जाते हैं क्या क्या है, रूट के एपाइसेस, ठीक है, डेवलपिंग शूट बर्ड्स नॉट शूट एपाइसेस, और यंग फ्रूट्स। इनके अंदर सेल्स का नंबर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर साइटोकाइनिन प्लांट नेचुरली सिंथेसाइज करता है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। देखो नया पोर्शन, नया टिश्यू, नया ऑर्गन बनाने के लिए साइटोकाइनिन का रोल देख रहे हो आप, ठीक है, नया लीफ बनाएगा। अच्छा नई लीफ बनी है तो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट है, तो नया क्लोरोप्लास्ट बनाएगा लीफ में। अच्छा इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्लांट है, जैसे तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एपिकल डोमिनेंस के बारे में बात की थी ऑक्सिन में, यहाँ पर जो एपिकल पोर्शन है इसमें साइटोकाइनिन सॉरी ऑक्सिन ज्यादा पाया जाता है, पर अगर इसको रिमूव कर दें किसी तरह से तो यहाँ लेटरल शूट ग्रोथ प्रमोट होती है। ये लेटरल शूट ग्रोथ लेटरल शूट बड्स की वजह से आती है। लेटरल शूट बड्स को बनाता कौन है, साइटोकाइनिन। तो अगर ऑक्सिन वाला पोर्शन टिप हटा दिया जाए तो साइटोकाइनिन की एक्टिविटी मेजर हो जाती है, जिसकी वजह से लेटरल शूट ग्रोथ होने लगती है। इसी को कहा गया है कि रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। हाउ टू रिमूव एपिकल डोमिनेंस? Apical dominance is due to the effect of auxin. If the head is decapitated or the bud is decapitated, then the plant can be freed from the effect of auxin, which can be produced, which is already being produced in the lateral shoot buds, and hence the plant will show lateral shoot growth. Lateral shoot growth and adventitious shoot formation. एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है साइटोकाइनिन का। आप जानते हैं एडवेंटिशियस शूट कहाँ फॉर्म होता है, तो हाँ कुछ सकर्स होते हैं, जैसे केला, केला वगैरह की जो जड़ होती है उससे थोड़ी दूर बाद, केला नहीं केल सॉरी, तो केल में थोड़ी दूर आगे चल करके कुछ नए प्लांट्स बन जाते हैं उसी की रूट से। रूट अंडरग्राउंड होते होते थोड़ी दूर तक जाएगी और वहां से नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगी। तो रूट में से शूट का प्रोडक्शन एडवेंटिशियस शूट कहलाया। एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, साइटोकाइनिन। ये स्पेशल है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन साइटोकाइनिन का स्पेशल फंक्शन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। अच्छा ये बात आ गई, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम किया जा सकता है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। ये भी एक स्पेशल इफेक्ट है साइटोकाइनिन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एक लीफ बन चुकी है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर लीफ बनने के बाद में उसमें सेनिसेंस आना धीरे धीरे चालू हो जाता है। पर अगर प्लांट बनी और बनते से ही उसमें सेनिसेंस हो जाए और प्लांट के पास से झड़ जाए तो उसका मतलब नहीं है, प्लांट के लिए पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। प्लांट चाहेगा कि वो लीफ ज्यादा से ज्यादा समय तक प्लांट पे बनी रहे, इसके लिए उनके सेल्स में साइटोकाइनिन बनाया जाता है या पहुंचाया जाता है, जिससे पत्ती लंबे समय तक ताजी हरी बनी रहती है और पौधे से जुड़ी रहती है। Hence it delays the senescence in leaf. इसके लिए करना क्या पड़ता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जो न्यूट्रिएंट जिस सेल में चाहिए वहां तक पहुंचाया जाए, ठीक है, ये काम किया जाता है। कई बार नई पत्तियां बनाने के लिए पुरानी पत्तियों में से न्यूट्रिएंट ले करके प्लांट नए लीफ फॉर्मेशन की ओर लगाता है, तो वो चीज कहलाती है न्यूट्रिएंट को एक सेल से एक ऑर्गेन से मोबिलाइज करके दूसरे ऑर्गेन तक पहुंचाना।
ये हो गया साइटोकाइनिन। अब आ जाते हैं हम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरली यूज होने वाले गैसियस प्लांट रेगुलेटर इथाइलिन पर। तो पहले इथाइलिन की स्टोरी पढ़ लेते हैं, इथाइलिन की स्टोरी के बाद उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ। कजिन्स, H कजिन्स, ये नाम है डिस्कवरी करने वाले का। अब इसमें मैं आपको छोटा सा इमेजिनेटिव एग्जांपल देना चाहूंगा। इमेजिन कीजिए कि एक ट्रक है जो फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फ्रूट्स में, अच्छा इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं, आप अपने घर में झांक के देखिए, आपको ऐसा कभी ना कभी देखने में आया होगा क्या, कि कई बार कुछ पके हुए फलों के साथ अगर आप कच्चे फलों को रखते हैं, राइप फ्रूट के साथ अनराइप फ्रूट्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो राइप फ्रूट्स की वजह से अनराइप फ्रूट भी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं। ये क्यों होता है, इसकी स्टडी पहले की गई थी, एक्सीडेंटली हुई थी। ईच ऑफ द प्लांट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, नन ऑफ देम वर डिस्कवर्ड पर्पसफुली। कारण क्या था, रीजन क्या था, देखते हैं। ट्रक के अंदर रख के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक ट्रक के अंदर कुछ फ्रूट्स रख करके ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। इसमें कुछ इस तरह के फ्रूट्स भी हैं जो राइप हैं और कुछ इस तरह के फ्रूट्स भी हैं जो अनराइप हैं। अब इसके अंदर राइप फ्रूट जो हैं, जैसे 2-3 दिन बाद, जैसे लंबा ट्रांसपोर्ट किया, कुछ घंटे का ट्रांसपोर्ट है या 1-2 दिन बाद का ट्रांसपोर्ट है, तो ऐसे केसेस में जो कच्चे फल रखे जाते थे वो भी पक जाते थे। तो वहां पर क्या ऐसा बदला, वो चीज स्टडी की गई। स्टडी करने के लिए उस ट्रक के अंदर के एयर की सैंपलिंग की गई। एयर सैंपलिंग के अंदर पता चला कि उसमें एक गैसियस कंपोनेंट है जो कि नॉर्मली एयर में नहीं पाया जाता। वो गैसियस कंपोनेंट था इथाइलिन, C2H2। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सबसे सरल फॉर्मूले वाला प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल भी है, गैसियस फॉर्म में भी है, वोलेटाइल भी है। टिश्यूज इसको इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। टिश्यूज एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक पके फल के अंदर से निकलती हुई गैस कच्चे फल के टिश्यू में एब्जॉर्ब हो सकती है। और इसके एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट क्या है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, इथाइलिन अगली स्टेज लाएगा, डेवलपमेंट की जो भी अगली स्टेज होगी। जैसे अगर सीड है तो सीड के अंदर जर्मिनेशन होना है, जर्मिनेशन के बाद उसके अंदर एपिकल हुक फॉर्मेशन होगा, एपिकल हुक फॉर्मेशन के बाद कॉटिलेडन्स निकलेंगी और प्लांट धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। ठीक है, अगली स्टेज क्या आएगी, तो जो भी अगली स्टेज आई उसमें इथाइलिन रोल प्ले करेगा। पहले लीफ बनी, बनने के बाद वो मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद सेनिसेंस लाएगा, कौन लाएगा, इथाइलिन। फल बना, पका, पकने के बाद खराब कौन करेगा, इथाइलिन। तो जो भी एजिंग रिलेटेड या अगले स्टेप, अगले डेवलपमेंटल स्टेज की तरफ जाने वाला डेवलपमेंट है, वो मोस्टली कौन देखेगा, इथाइलिन। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले ये कहानी खत्म करें। इन्होंने कंफर्म किया कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस यानी कि गैसियस सब्सटेंस रिलीज होता है, किससे, पके हुए संतरों से, जो कच्चे केलों की पकने की स्पीड को बढ़ा देता है। केले कच्चे थे, संतरे पके थे, पके हुए संतरों ने कच्चे केलों को जल्दी पका दिया। क्या कहा मैंने, पके हुए संतरों ने कच्चे केलों को जल्दी पका दिया। बाद में ये वोलेटाइल सब्सटेंस डिस्कवर किया और उसको पहचाना गया इथाइलिन के नाम पर। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरली यूज्ड होता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज इसी का बताया जाता है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। सिंपल, ओके ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनिसेंस। अब आप यहां इमेजिन करना चाहें तो इमेजिनेशन के लिए बहुत सारा स्कोप है। जैसे मान लेते हैं हम कि एक बड़ा पेड़ है, इस बड़े पेड़ में कुछ पत्तियां नई है, कुछ पुरानी हैं, ब्रांचेस नई हैं, पुरानी हैं। ऊपर की तरफ अक्सर नई पत्तियां होती है, नीचे की तरफ अक्सर पुरानी पत्तियां होती है। तो नीचे की तरफ से अगर पकी हुई पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां हैं, तो इससे गैस निकल के ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर इथाइलिन, इथाइलिन ऊपर की ओर, गैस है ऊपर की ओर जाएगा। और बाई चांस इसके अंदर फल लगे हैं और वो कच्चे हैं, तो उसको पकाएगा कैसे, इथाइलिन एब्जॉर्ब होगा, गैसियस फॉर्म में है, तो कच्चे आम या कच्चे नींबू जो भी फल हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी अगली स्टेज बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर
सेनिसेंस होते हुए टिश्यूज में और पकते हुए फलों में, राइपनिंग फ्रूट्स, दो जगह इथाइलिन सबसे ज्यादा अमाउंट में बनता है। इसके जो इन्फ्लुएंस हैं कहां कहां पर हैं, क्या क्या हैं, तो नंबर 1 हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। तो आप पूछेंगे सर सीरियसली सीडलिंग तो वर्टिकली ग्रो करता है, हाउ डज इट कम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कैसे हो रही है? तो वही इमेजिनेशन। देखो एक सिंपल सा फैक्ट इमेजिन करो, कहीं आपने कुछ ऐसा कभी देखा होगा कि ट्रक वगैरह टायर पड़े हैं कहीं, या फिर कुछ पुराना अटाला पड़ा है, ईंट वगैरह पड़ी है मिट्टी पर, और उसके नीचे से पौधा ग्रो करता हुआ इसे आ रहा है। अगर आपको इमेजिनेशन आ रही है इस चीज की, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि शूट का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ था। ये बीज तो सीड तो यहाँ था, रूट आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, पर प्लांट की ग्रोथ आपको इधर दिखाई दे रही। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, किसकी हुई, सीडलिंग की हुई। सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कौन करवा रहा है, इथाइलिन। ठीक है। फिर स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, प्लांट का ये जो एक्सिस है एपिकोटाइल हुक वाला, इस चैप्टर के पहले 4 डायग्राम में जो आपको पौधा दिखाया गया उसका एपिकल हुक और एपिकोटाइल पोर्शन स्वेल होता है, वो भी इथाइलिन की वजह से होता है। अच्छा, एपिकल हुक फॉर्मेशन भी डाइकॉट सीडलिंग के अंदर होता है। ये भी डायग्राम में आपको मिल जाएगा, उन्हीं 4 डायग्राम्स में जहां एक सीड को जर्मिनेट होकर प्लांट बनता दिखाया गया चैप्टर के पहले डायग्राम से। ठीक है। इथाइलिन अगली स्टेज लाएगा, ये ध्यान रखना है, तब अगली बात पढ़ेंगे हम। क्या है अगली बात, इथाइलिन प्रमोट्स सेनिसेंस, मतलब बुढ़ापा लाता है, और एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गेन, एब्सिशन का मतलब अलग हो जाना, प्लांट से कोई लीफ कोई फ्रूट अलग होते अगर आपने देखी हो तो पौधों पे पके हुए फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो वो गिरते कैसे हैं वो समझिए। सपोज कर लेते हैं हाँ भाई, सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास में ये ब्रांच है, इस ब्रांच से एक फ्रूट लगा हुआ है। अब इस ब्रांच से जो फ्रूट लगा है इसमें अगर आप देखें तो अगर ये फ्रूट बन चुका है, पूरी तरह पक चुका है, तो ये पौधे के लिए एक्स्ट्रा बर्डन है। पौधा क्या करता है कि जब यहाँ पर ग्रोथ पूरी हो चुकी है तो यहाँ धीरे धीरे एक लेयर बना देता है। लेयर में कैलोज नाम का सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। वो कैलोज नाम का सब्सटेंस सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स में ब्लॉकेज लाता है, या टाइलोजेस की हेल्प से ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। ब्लॉकेज आ गए इसका मतलब प्लांट के इस पार्ट का पूरे प्लांट के साथ कांटेक्ट धीरे 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 कम होने लगता है, और वहां के आसपास की टिश्यूज, अब मैं इसको बड़ा करके अगर इस तरह से बना रहा हूं तो यहाँ आसपास की टिश्यूज धीरे धीरे करके डेड होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये जॉइंट वाला पोर्शन इतना वीक हो जाता है कि ये अपने वजन की वजह से ही टूटकर प्लांट से अलग हो जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस मैंने बताई, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन की प्रोसेस में एब्सिसिक एसिड मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन एब्सिशन में हेल्प कौन करता है, प्रमोट उसको कौन करता है, इथाइलिन। तो फ्रूट की राइपनिंग होने के बाद अगली स्टेज क्या है, उसका एब्सिशन। एब्सिशन प्रमोट करेगा कौन, इथाइलिन। स्पेशली किसका, लीव्स का और फ्लावर्स का, है ना। लीव्स के केस में, फ्लावर के केस में एब्सिशन कौन प्रमोट करता है, तो इथाइलिन करता है। एब्सिशन करवाता कौन है, एब्सिसिक एसिड करवाता है, ये सपोर्टिव रोल में है। ठीक है। अच्छा, इथाइलिन हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। अच्छा, आपने कभी कच्चे फल और पके फल देखे होंगे, जैसे कच्ची केरी सबने देखी होगी और पका हुआ आम सबने देखा होगा। तो कच्ची केरी के अंदर जो टिश्यूज हैं उसके अंदर जो मेटाबोलाइट्स हैं उसका टेस्ट आपको खट्टा लगता है, लेकिन अगर वहीं पे आम को खाइए आप पके हुए तो वो मीठा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो पक चुका है। पकने के पीछे का मेन रीजन समझिए,
जो कच्चा फल है उसके अंदर भी सेल्स है, उनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और पके हुए फल के अंदर भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है। सेल वॉल्स के बाद में बाहर आता है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला वाला जो पोर्शन है उसमें कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट जैसे सब्सटेंस है, उनको डिसॉल्व करके फल में रस बनता है, जूस बनता है फ्रूट्स के अंदर। तो जो जूस बन रहा है वो मीठा बन रहा है और उसकी वजह से फलों में मीठापन आ रहा है, पक रहे हैं। ये राइपनिंग करवाने का काम इथाइलिन कर रहा है। अच्छा, जब कभी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो बट नेचुरल है, एक्सपेक्टेड है कि उसका मेटाबॉलिक रेट भी हाई हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट अगर हाई हुआ तो उसके अंदर रेस्पिरेशन का रेट भी हाई हो जाएगा। पके हुए फलों के अंदर या पकते हुए फलों के अंदर ripening fruits undergo drastic increase in rate of respiration. This increased rate of respiration in ripening fruits can be called as respiratory climactic. Respiratory climacteric. Climax मतलब हाईएस्ट पॉइंट, टिप अंतिम, मतलब फ्रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन की स्पीड अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। कैसे फ्रूट्स में? पकते हुए फ्रूट्स में। It enhances the respiration rate during ripening of fruits. This rise in rate of respiration is called respiratory climactic. अच्छा, अब इसके बाद में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो देखो, इथाइलिन अगली स्टेज लाएगा, वो कोड याद रखना मेरा कि अगली स्टेज लाएगा। कौन लाएगा? इथाइलिन लाएगा। अगर सीड था तो सीड डोरमेंट था, डोरमेंट सीड के अंदर जर्मिनेशन नहीं होगा। सीड की डोरमेंसी तोड़ दी जाए तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अगली स्टेज क्या है डोरमेंसी के बाद की? जर्मिनेशन। लिखा है क्या? इथाइलिन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। केवल सीड की लिखी है क्या? नहीं, बर्ड के लिए भी तो लिखा है। सीड की और बर्ड की डोरमेंसी कौन ब्रेक करता है? तो इथाइलिन। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद जर्मिनेशन, फिर अगली स्टेज। डोरमेंसी टूटने के बाद अगली स्टेज क्या है? जर्मिनेशन। वो भी कौन लाएगा? इथाइलिन। अच्छा, पीनट सीड्स में, ठीक है। फिर स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। आपने घर में रखे हुए आलू के अंदर हरे हरे बर्ड्स या कलियां देखी होगी, उनको हम बोलते हैं आईज, और उससे नया प्लांट बनता है। तो आई या ट्यूबर के अंदर स्प्राउटिंग ये किसने प्रमोट की? तो इथाइलिन ने। पकता हुआ, खत्म होता हुआ आलू इथाइलिन रिलीज करता है। इथाइलिन की वजह से बर्ड फॉर्मेशन के अंदर तेजी आती है और बर्ड स्प्राउट भी होते हैं। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। देखिए यहाँ पे नेचर ने कितना बढ़िया काम किया है। अगर आप में से किसी ने राइस की फार्मिंग देखी हो तो उसमें किया यह जाता है कि छोटे छोटे प्लांटलेट्स तैयार होते हैं। इतने छोटे छोटे से प्लांटलेट्स तैयार किए जाते हैं। तो फार्मर्स प्लांटलेट को लेकर के फार्म के अंदर, खेत के अंदर, जब चावल की खेती होती है तो उसके अंदर गीला सीजन होता है, मौसम बारिश का होता है, घुटने घुटने तक पानी खेतों में भरा रहता है। ऐसी कंडीशन में हमको चावल के बीजों को, चावल के छोटे पौधों को खेत के अंदर लगाना होता है। और बारिश कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। बारिश अगर ज्यादा हो गई तो उस समय पे पौधा छोटा है वो डूब करके मर सकता है, पौधे की डेथ हो सकती है, फार्मर की मेहनत खराब हो सकती है। नेचर ने इसमें इतना बढ़िया मैकेनिज्म दिया है कि अगर पौधे में, राइस के प्लांट में इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाए तो वो पानी के सतह के, सरफेस के ऊपर जा पाएगा, ऑक्सीजन या गैस एक्सचेंज कर पाएगा और इस तरह से वो मरेगा नहीं। या फिर उसकी लीफ को लंबा कर दिया जाए, या तो स्टेम या इंटरनोड या लीफ इलोंगेट कर दिया जाए। इलोंगेशन हो जाएगा तो प्लांट सरवाइव करेगा, अदरवाइज प्लांट की डेथ हो सकती है। तो वो चीज नेचर में इथाइलिन की वजह से हो रही है। प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन और पीटियोल इलोंगेशन, पीटियोल लीफ का होता है इन डीप वाटर राइस प्लांट। It helps leaves and upper parts of the shoot to remain above water. पानी के ऊपर रह सके, सांस ले सके। अच्छा, इथाइलिन और क्या प्रमोट करता है?
रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन। ग्रोथ प्रमोट कर रहा है मतलब अगली स्टेज लाएगा। अगर इलोंगेशन फेज चल रहा है तो इलोंगेशन के बाद हम जानते हैं कि भाई रूट का स्ट्रक्चर याद कीजिए मोर्फोलॉजी चैप्टर में, वहां पे 3 पार्ट दिखाए गए थे, 3 जोन दिखाए गए थे। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो जोन ऑफ इलोंगेशन में है उसको मैच्योर करेगा। मैच्योरेशन में अगर आ गए तो उसके अंदर रूट हेयर दिखाए गए थे। तो देखो रूट का मैच्योरेशन और रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट हेयर फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मोर कंडक्शन, बेटर कंडक्शन, वाटर मिनरल सॉल्ट्स का होगा, प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो भाई। अब इसके बाद में क्या ये फ्लावरिंग के केस में यूज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली मैंने इसका कोड एक ही दिया है, जो भी पिछली स्टेज है उससे अगली स्टेज में ले जाना है। आप इथाइलिन का यूज कर सकते हैं और हो रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, इनिशिएट करना है क्या, फ्लावरिंग। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। तो देखो कैसे हुआ है, मान लेते हैं कि एक किसान है या एक फार्मर है जो पाइनएप्पल की खेती कर रहा है। पाइनएप्पल खेत मतलब पाइनएप्पल का प्लांटेशन है और उसको उसमें फ्रूट्स लाने हैं। तो उसने सोचा कि यार मैं मार्केट के अंदर एक बार में सारे पाइनएप्पल लेके जाऊंगा तो फिर अगले महीने क्या करूंगा। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ पौधों में हम लोग फ्लावरिंग ले आते हैं, फ्रूटिंग करवा लेते हैं, कुछ पौधों में थोड़ी देर से करवाएंगे। अगर सीजन, अच्छा एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो तो साल भर आपको मार्केट में पाइनएप्पल जूस मिलता है। दैट मीन्स कि पौधा साल भर पाइनएप्पल बना रहा होगा। अच्छा पाइनएप्पल वैसे तो ठंड के सॉरी गर्मी के सीजन का फ्रूट है, लेकिन वो हर सीजन में अवेलेबल है। इसका मतलब फार्मर कुछ तो ऐसा कर रहा होगा कि हर सीजन में पाइनएप्पल मिल रहा होगा। अगर हर सीजन में पाइनएप्पल चाहिए तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक फार्मर है, उसने सिंपली अपने प्लांटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने सोचा कि इस पार्ट में मैं अप्रैल और मई के अंदर इथाइलिन स्प्रे कर दूंगा। तो अप्रैल मई में इथाइलिन कर देगा स्प्रे, तो हो सकता है जून या जुलाई में इसके अंदर फ्लावरिंग आ जाए और फ्रूट बन जाए। फिर यहां पर मैं जून जुलाई में स्प्रे करूंगा तो अगस्त में हो सकता है फ्रूट बन जाए। यहाँ पे मैं अगस्त में करूंगा तो हो सकता है सितंबर में फ्रूट बन जाए। यहाँ पर मैं सितंबर में करूं तो हो सकता है अक्टूबर में फ्रूट्स बन जाए। अच्छा अब ये तो अलग अलग महीने में हो गया, लेकिन सिंक्रोनाइज का मतलब कैसे समझें। जैसे आपने कभी डांस करते हुए कैंडिडेट्स को स्टेज पे परफॉर्मर्स को देखा होगा। अगर कुछ 10-12 स्टेज परफॉर्मर्स एक डांस कर रहे हैं तो उनके स्टेप्स में आप कहते हैं ना कि सिंक आ रहा है या सिंक नहीं आ रहा है। वो सिंक क्या है, सिंक शॉर्ट फॉर्म है सिंक्रोनाइज का, मतलब लय ताल एक साथ में सबके स्टेप्स मैच हो रहे हैं या फिर उससे कोई पैटर्न बन रहा है, ये होता है सिंक्रोनाइज। तो अगर उसको 100 पौधों में एक साथ फ्रूटिंग करानी है तो उनपे इथाइलिन स्प्रे कर दिया, फिर अगले में भी 100 हैं उनपे एक साथ स्प्रे किया, एक साथ फ्रूटिंग आएगी। तो मतलब उसको मालूम रहेगा कि मुझे इथाइलिन स्प्रे करने पर इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ों में इतने पाइनएप्पल मिलेंगे, मेरी कमाई इतनी होगी, पैसा। ठीक है, ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ये दोनों बातें नीट में पूछी जा चुकी हैं। सिंस अच्छा इथाइलिन छोड़ो, सभी ग्रोथ रेगुलेटर्स के हर पैराग्राफ से क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इसमें मैं कितने बताऊं कि कितने किस साल है, कितने किस साल है, लगभग हर साल है। और अगली वाली बात तो हर बार तो नहीं, हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है। क्या इथाइलिन रेगुलेट करता है इतने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर है एग्रीकल्चर में। ये बात पूछी गई थी। अच्छा कई बार इथाइलिन आपको स्प्रे करना है या फिर गैस के फॉर्म में छोड़ना है कहीं पे, तो उसके लिए कोई सोर्स चाहिए। तो इथाइलिन का क्या सोर्स है, इथाइलिन का सोर्स है केमिकल जिसको हम कहते हैं एटीफॉन। एथीफॉन एक एक्वस सॉल्यूशन में, एथीफॉन का पाउडर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है और उससे इथाइलिन धीरे 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 रिलीज होती रहती है। अगर इथाइलिन रिलीज हो रही है तो प्लांट के टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपना काम करेगी, जो कि है अगला स्टेज लेके आना डेवलपमेंट में।
एक्वस सॉल्यूशन में एर्थिफॉन रखा जाता है तो वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट के अंदर और धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करता है। ये इसकी खासियत है, स्लोली रिलीजेस इथाइलिन। एर्थिफॉन हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, एप्पल्स। अब इसका यूज देखिए, एप्पल बागान से तोड़ के ला करके कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में स्टोर किए जाते हैं, कच्चे पके हुए नहीं, कई बार उनको कच्चे में ही तोड़ा जाता है और फिर उसको स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर एर्थिफॉन का यूज करके इथाइलिन दे करके पकाया जाता है। जितना बेचना है उतने को पकाओ, बाकी को मत पकाओ, नहीं पकेगा तो खराब नहीं होगा, पक गया तो खराब जल्दी होगा। तो इस तरह से किसान या फिर वेयर हाउस वाले या स्टोरेज वाले अपने फ्रूट्स को पका करके जितनी जरूरत है उतना बेचते हैं। तो ये किसके साथ का एग्जाम्पल दे दिया, टोमेटो, एप्पल। एब्सिशन बढ़ाता है किसमें, फ्रूट और फ्लावरिंग में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। वॉलनट यानी अखरोट, अखरोट अगर आपने खाया हो तो उसका आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होता है, हार्ड होता है तो वो अगर कुछ पौधों में अगर इसकी जो आउटर कवरिंग है सीड की, फ्रूट की, उसको अगर आप वीक करना चाहें तो उसके लिए इथाइलिन दिया जाता है, जिससे वो बाहर का कड़क हार्ड पार्ट सॉफ्ट या फिर पतला हो जाता है, थिनिंग हो जाती है। कॉटन में अगर आपने खेती किसानी से जुड़े हैं तो देखा होगा कि कॉटन के फ्रूट के फटने के बाद उसमें से कॉटन के रेशे निकल के हवा में छितराते हैं, उड़ते हैं। तो जब तक वो ऊपर की वॉल लेयर पतली नहीं होगी तब तक वो फटेगा नहीं, और फटेगा नहीं इसका मतलब पका नहीं। तो जल्दी पकाने से थिनिंग ऑफ वॉल होता है, किसमें, चेरी में, कॉटन में, वॉलनट में। इसके लिए भी इथाइलिन यूज किया जाता है। चलो भाई, लास्ट हार्मोन हमारा कौन सा बच रहा है, लास्ट हार्मोन है हमारा एब्सिसिक एसिड। इसकी कहानी थोड़ी सी अलग भी है और इसमें कोइंसिडेंस वाली बात ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं क्या कोइंसिडेंस है। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे दुनिया के 3 अलग अलग कंट्रीज में, तीनों अलग अलग चीजों पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते उन्होंने जिस चीज को ढूंढा उसका अपने हिसाब से नाम दिया। जैसे कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा था सीड की डोरमेंसी पे, तो उसको एक कंपाउंड मिला जो कंपाउंड सीड की डोरमेंसी को बढ़ा रहा था या सीड को डोरमेंट बना रहा था। तो डोरमेंट सीड की अंदर डोरमेंसी लाने वाले हार्मोन का नाम उसने, केमिकल कंपोनेंट का नाम रख दिया डोरमिन। कोई एब्सिशन पे वर्क कर रहा था कि ओल्डर लीव्स, मैच्योर लीव्स का एब्सिशन प्लांट में कैसे होता है, तो उसने उसका नाम एब्सिसिन रख दिया, एब्सिसिन। फिर इसी तरह से कोई और आया, उसने क्या देखा कि इसने किसी तरह से ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया है, तो उसने अपने उस केमिकल कंपाउंड का नाम सर्च करके और रख दिया इनहिबिटर बी। दुनिया में अलग अलग जगह पे काम हुए, तीनों ने नाम अलग अलग दिया, पर तीनों कहीं एक जगह मिले या इन तीनों का काम किसी एक व्यक्ति ने पढ़ा, उसने ये ध्यान दिया कि तीनों ने एक ही मॉलिक्यूल की बात की थी क्योंकि उसका केमिकल स्ट्रक्चर सेम था। ठीक है, और फिर उसने एक नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड। आइए क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। मिड 1960s में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर थे, उन्होंने रिपोर्ट किया एक हमने केमिकल कंपाउंड को प्यूरिफाई किया है और कैरेक्टराइज किया है। 3 अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स के नाम पे उनको नाम दिया गया। एक ने नाम रखा इनहिबिटर बी, एक ने एब्सिशन 2 और एक ने डोरमिन। ये तीनों नाम एब्सिसिक एसिड के हैं। इन तीनों का एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अलग अलग नाम बताइए। बाद में तीनों का केमिकल आइडेंटिकल नेचर प्रूव किया गया और उसको एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। ये तीसरा है जो एसिडिक नेचर का है। ऐसे कैसे, तो देखो, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड IAA, तो ये सब ऑक्सीजन हो गए।
जिबरलिक एसिड एसिड हो गए, और इसके बाद में अभी ये तीसरा आ गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का कॉमर्शियल यूज कम, लेकिन नेचर में बहुत बड़ा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। समझते हैं कैसे। इसके किन किन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनता है। एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया गया फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। कई लोगों को लगता है कि एब्सिशन डोरमेंसी सेनिसेंस है, नहीं, उसको सेनिसेंस से रिलेट नहीं किया जाए। एब्सिशन है अलग होना प्लांट से, या तो डिसीज्ड पार्ट को अलग किया जाए, या मैच्योर ओल्ड पार्ट्स को अलग किया जाए, या फिर सीड बनने के बाद उसको डोरमेंट कर दिया जाए। Like other PGR, it also has wide-ranging effect on plant growth and development. It acts as a general inhibitor of metabolism, general plant growth inhibitor and plant metabolism. ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद ये हर चीज रोकेगा। जैसे इथाइलिन का कोड क्या था, अगली स्टेज लाएगा, ये ज्यादातर जगह रोकने का काम करेगा, इसलिए इसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या सबसे पहले क्या रोक रहा है? सीड का जर्मिनेशन रोक रहा है। अरे यार, सीड जर्मिनेशन रोक रहा है मतलब पौधे नहीं बनेंगे, पौधे नहीं बनेंगे तो ये तो गलत बात हो गई। एब्सिसिक एसिड तो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। नहीं, अगर आपकी सोच यही है तो आपको अपना सोच बदलने की जरूरत है। देखो बच्चों, क्या होता है, मान लो कि ये गेहूं का पौधा है, गेहूं के पौधे में सीड फॉर्मेशन चालू हो गया है। अगर वो सीड बनते बराबर जर्मिनेट हो जाता तो आप क्या खाते? दुनिया में आधे से ज्यादा खाई जाने वाली दाल, अनाज जैसे कि वीट, राइस, चना, मूंग, सब के सब सीड्स हैं। और सीड को डोरमेंट नहीं बनाता एब्सिसिक एसिड, तो वो प्लांट के अंदर जर्मिनेट हो सकते थे, या प्लांट से निकलते बराबर बाहर जर्मिनेट हो सकते थे। तब हम खाते क्या? चलो खाना छोड़ो, अगली बार के लिए किसान क्या लगाता खेत में? किसान तो खेत में बीज ही लगाता है ना, सीड लगाता है ना। अगर सीड नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा? और एग्रीकल्चर के लिए सीड जरूरी है, सीड को डोरमेंट रखना जरूरी है, डोरमेंट रखने के लिए एब्सिसिक एसिड जरूरी है। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, तो आपको भले लगे कि ये अच्छी बात नहीं, पर इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये भी स्टिमुलेट करता है स्टोमेटा का क्लोजर। यार ये फिर इसने टांग अड़ाई काम में? नहीं, देखो प्लांट की हेल्प कैसे कर रहा है। मान लो कि गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है नेचुरली प्लांट्स के पास में, प्लांट को अपना स्टोमेटा बंद करना पड़ता है ताकि ट्रांसपीरेशन, लीव्स के अंदर से पानी इवापोरेट ना होता रहे। उस काम में हेल्प कौन करता है? एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स लीफ स्टोमेटल क्लोजर, एंटी ट्रांसपायरेंट। इस वजह से ये प्लांट का फिर से दोस्त है। अच्छा देखो, एक जगह बचा लिया, सीड को तत्काल जर्मिनेट नहीं होने दिया, फिर दूसरी जगह स्टोमेटा को क्लोज कर रहा है। मतलब क्या है, जब प्लांट पे मुसीबत आ रही है तब काम कर रहा है, साथ दे रहा है, पर फिर भी इसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा लगता है सुनने में कि स्ट्रेस हार्मोन मतलब ये प्लांट को स्ट्रेस दे रहा होगा, पर इफेक्ट इसका पूरा उल्टा है, वो प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। ठीक है, हाँ देखो कैसे, एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट, प्लांट का टॉलरेंस बढ़ाता है किसके अगेंस्ट? वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल है, कहां कहां पर है वो देख लेते हैं। सीड के डेवलपमेंट नंबर 1, फिर सीड का मैच्योरेशन नंबर 2, और सीड को बनाया, मैच्योर किया, फिर डोरमेंट कर दिया। ये तीनों में एब्सिसिक एसिड का रोल है, और ये तीनों सीक्वेंस में होंगे बच्चों। इनका सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले सीड बनेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर डोरमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है अगर डोरमेंसी इंड्यूस कर रहा है एब्सिसिक एसिड, तो इससे सीड को क्या फायदा हुआ? अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो भी सीड जिंदा रहेगा। आप अपने घर में चने के
चने को अंकुरित करके स्प्राउट करके खाते होगे, मूंग को स्प्राउट्स को खाते होगे, तो उसमें सीड जर्मिनेट हो जाता है, रात भर आप पानी में भिगोते हो, जर्मिनेट हो जाता है। तो जर्मिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन आई। फेवरेबल कंडीशन आई और सीड ने अपनी डोरमेंसी को ब्रेक किया और जर्मिनेट हो गया। लेकिन उसको डोरमेंसी को झेलने लायक, आपके घर में साल भर से चना रखा हुआ है, सीड खराब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पानी की कमी को झेलने लायक किसने बनाया? एब्सिसिक एसिड ने। विथस्टैंड डेसिकेशन, पानी की कमी को झेलने लायक, एंड अदर फैक्टर्स विच आर अनफेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब जिबरलिन की बात करें अगर आप, तो जिबरलिन क्या कर रहा था? मैच्योरिटी जल्दी ला रहा था, ये अगली स्टेज लाने से रोक रहा है। इस हिसाब से जिबरलिन क्या कर रहा था? एक्सिस की ग्रोथ बढ़ा रहा था, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा रहा था। ये वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देता है मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके। तो क्या हुआ? ये क्या कर रहा है भाई साहब? ये तो जिबरलिन के एंटागोनिस्ट है। इट इज ए जीए एंटागोनिस्ट। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्वेश्चन बताया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल ग्रोथ रेगुलेटर्स की एक्टिविटी को सम अप करें तो कुछ बातें निकल के आती हैं कि कुछ प्लांट्स हार्मोन ऐसे हैं जो मिलकर काम करते हैं, एक साथ एक काम को 2 या 3 हार्मोन मिल के करते हैं। ऐसे एक्शंस को कहा जाएगा सिनर्जिस्टिक। कई बार प्लांट हार्मोन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को कहा जाएगा एंटागोनिस्टिक। कई बार कुछ प्लांट हार्मोन अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक। वी समराइज दैट फॉर एनी, मतलब किसी भी, एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन होना, डेवलपमेंट होना, कोई ना कोई पीजीआर हर जगह इन्वॉल्व है, कोई ना कोई पीजीआर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। ये जो रोल है, रोल प्ले है, वो एक दूसरे का सपोर्टिव हो सकता है, एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक हो सकता है, अकेले हो सकता है और मिलके हो सकता है। ये चारों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, एंटागोनिस्टिक, और इंडिविजुअलिस्टिक, सिनर्जिस्टिक। इसी तरह से प्लांट के लाइफ में कई डेवलपमेंट के फेज ऐसे हैं जहां पर एक से ज्यादा पीजीआर इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि डोरमेंसी इन सीड। सीड की डोरमेंसी लेके आने वाला कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, उसमें हेल्प कौन कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। सीड की डोरमेंसी लाने में हेल्प कौन कर रहा है? सीड की डोरमेंसी ला रहा है एब्सिसिक एसिड, ब्रेक कौन कर रहा है? इथाइलिन। ठीक है, तो देखो ये इंटरेक्शन हो गया किसका किसका? इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का। बट डोरमेंसी लेके कौन आ रहा है? एब्सिसिक एसिड। ब्रेक कौन कर रहा है? इथाइलिन। यहाँ दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं पर फंक्शन अपोजिट है। ठीक है, एब्सिशन। एब्सिशन लेके कौन आ रहा है? एब्सिसिक एसिड। प्रमोट कौन कर रहा है? इथाइलिन। यहां पर दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। सेनिसेंस लेके कौन आता है? एब्सिसिक एसिड लाता है क्या? नहीं। इथाइलिन लेके आता है क्या? हाँ। प्रमोट कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कौन लाता है? किसकी वजह से? ऑक्सिन की वजह से। ब्रेक कौन करता है? साइटोकाइनिन। उल्टा, दोनों का काम उल्टा। रिमेंबर, पीजीआर का रोल केवल एक टाइप का इंट्रिंसिक कंट्रोल था। दूसरा इंट्रिंसिक कंट्रोल कौन था? जेनेटिक फैक्टर था। और मैंने ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि कई पीजीआर एनवायरमेंट के इफेक्ट को प्लांट के अंदर मटेरियलाइज करते हैं। एनवायरमेंट के इफेक्ट जैसे एबायोटिक, टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर, इनकी अवेलेबिलिटी, ये सब काम करते हैं प्लांट के अंदर पीजीआर पे। और पीजीआर मेटाबॉलिक इफेक्ट लेके आता है प्लांट के अंदर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है जिससे डिफरेंशिएशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। पोजीशन पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है फंक्शन। तो यहां पर देखिए, जीनोमिक कंट्रोल के साथ और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के साथ ये, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से हैं? एक लाइट, टेम्परेचर, ये दोनों पीजीआर के थ्रू, वाया पीजीआर, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। कौन से एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं जो
वाया पीजीआर प्लांट की ग्रोथ एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं? तो आंसर है टेम्परेचर और लाइट। जैसे कि वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट। 5 नाम दिए हैं। ये 5 वो नाम हैं जिन इफेक्ट्स को प्लांट के अंदर लाने के लिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर और लाइट पीजीआर पर इफेक्ट डालते हैं, और प्लांट के अंदर पीजीआर की वजह से ये 5 काम होते हैं। वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, ये सारे। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला जो पोर्शन था जहां पे वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी, फोटो पीरियोडिज्म एक्सप्लेन किया गया था, एनसीईआरटी ने उसे रिमूव कर दिया है। होपफुली ये नीट के सिलेबस में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, बने रहिए एमजीसीआई के साथ। थैंक यू।